नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा है। आपसे पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी। एक वीडियो लोड किया था मैंने जो रोज़े और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में था, जिसमें रोज़े और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेशुमार फ़वाइद बताए थे और जिन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग को, उनका भी ज़िक्र किया था। ये रोज़े और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम, ताकि बात बहुत लंबी ना हो, मुख्तसर रहे, सिर्फ वेट लॉस के लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को किया जाता है, आज बात उस पर ही करेंगे सिर्फ। बाकी जो चीज़ें हैं जो इनसे दूसरे फ़ायदे हैं, लंबी उम्र का, एंटी एजिंग का, बेहतरीन सेहत का, बीमारियों से बचने का, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज, ये सब मुख्तलिफ वीडियोज़ में आते रहेगा। आज सिर्फ वेट लॉस पर हम फोकस करेंगे। अच्छा, वेट लॉस के लिए रोज़ा, जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, हम दो किस्म की चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। एक हमारा इस्लामी रोज़ा है और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इस्लामी रोज़ा आपको पता है कि फजर से मगरिब तक होता है। आजकल सर्दियां हैं तो उसका दौरानिया कोई 12 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है। और फास्टिंग के जो बेहतरीन फ़वाइद मिलते हैं और फ़वाइद बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इसका दौरानिया ज़्यादा होता जाता है, बढ़ता जाता है, इसके फ़वाइद बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप इस्लामी रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरकीब ये है, थोड़ी सी आदत डाल के, जिस वक्त मगरिब का वक्त है रोज़ा खोलने का, तो पानी या कॉफ़ी से रोज़ा खोल के थोड़ी देर बाद आधा घंटा, फिर इसको घंटे पे ले जाएं, फिर 1.5-2 घंटे तक जब खाना खाएं, ताकि आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें रोज़े से। दूसरी ये है इसका दौरानिया लंबा करने का कि आप फजर के वक्त सहरी ना करें, आप रात को 11-12 बजे खा लें खाना, और फजर पे उठ के जब नमाज के लिए उठें तो उससे पानी या कॉफ़ी पी लें। और उसके बाद आपका रोज़ा जब जाके मगरिब पे खुलेगा तो भी 16 से 17-18 घंटे तक, उसमें 19 घंटे तक आसानी से हो जाएंगे। तो आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते। ये पहले दिन से नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ी सी आदत डालनी होगी जो आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग का बता दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बुनियादी तौर पे ये है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से कुछ घंटों के दौरान आपने खाना खाना है और बाकी जो घंटे बचेंगे उसमें आपने फास्टिंग करनी है। अब इसका शुरू में आप अगर ऐसा करें कि 10 घंटे के दौरान खाना खाएं और 14 घंटे फास्टिंग करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, इसको 16 घंटे पे ले जाएं, फिर 18 घंटे पे, और फिर मुमकिन हो तो फास्टिंग का दौरानिया 20 घंटे कर लें, तो फ़ायदा बेबहा बेतहाशा फ़ायदा होगा। इस्लामी रोज़े का तो सबको पता है, सिर्फ मैंने ये कहा है कि उसका सॉलिड, ये जो खाना खाते हैं उसका दौरानिया थोड़ा सा बढ़ा दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इस वक्त अमेरिका में वेट लॉस के लिए नंबर 1 के तौर पे इस तरीके को आजमाया जा रहा है। और उसमें 5-2 डाइट जिसको कहते हैं, यानी 5 दिन बंदा तकरीबन नॉर्मल खाना खाए और 2 दिन वो फास्टिंग करे। तो इस लिहाज से इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये आप हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं, हर दूसरे रोज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन हफ्ते में 3 दिन हो जाएंगे। और आप आगे जाके अगर बेहतरीन फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप ये रोज़ाना भी कर सकते हैं। इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि एक तो इसमें आपको पानी पीने की इजाज़त है फास्टिंग के दौरान, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी आप पी सकते हैं, दूध और चीनी की इजाज़त नहीं है। तकरीबन आधा या उससे ज़्यादा रोज़ा रात में गुजर जाता है। अब इसको ऐसा समझें कि आपने रात को 8 बजे खाना खाया,
तो उसके बाद अगर ज़रूरत हुई पानी ग्रीन टी पीते रहे। सुबह उठ के आपने नाश्ता नहीं किया और जो पानी ग्रीन टी कॉफ़ी की इजाज़त है, जो पहला मील आपने, पहला खाना नाश्ता हो या लंच हो जो किया आपने, वो 12 और 2 बजे के दरमियान करें। तो ये 16 घंटे का, और अगर आपने 2 बजे किया तो 18 घंटे का आपका फास्टिंग का दौरानिया हो जाएगा। तो ये इससे बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। किसने क्या करना है ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपने वज़न कितना कम करना है, आपकी सेहत कैसी है, आपको कोई बीमारियां तो नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका जॉब कैसा है, कितना एक्टिव जॉब है, कितना फोकस कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, कितनी तवज्जो से काम कर सकते हैं। क्योंकि तकलीफ उठा रहे हैं तो ज़रा तवज्जो से करें। और दूसरी बात यह है कि फास्टिंग के रिजल्ट्स चंद लोगों में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी देर भी लग सकती है, 3-4 हफ्ते तक भी लग सकते हैं। क्योंकि याद रहे आपको, मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि फास्टिंग का मेन मकसद इंसुलिन को लेवल को कम करना है। क्योंकि जब इंसुलिन का लेवल कम होगा तभी बॉडी की फैट इस्तेमाल होगी और आपका वज़न गिरना शुरू होगा। फास्टिंग इसीलिए कराई जा रही है, आप सारे दिन खाते रहेंगे तो फिर आपकी इंसुलिन कम नहीं होगी, फैट इस्तेमाल हो ही नहीं सकती और फैट स्टोर होती रहती है। तो लिहाजा ये जो फास्टिंग का दौरानिया जो है, ये 16, 18 या 20 बेस्ट है। गर्मियों में हमारा इस्लामी रोज़े में तकरीबन 17 घंटे तक फास्टिंग हो जाती है। आजकल कम है तो इसलिए थोड़ी सी शुरू करने के बाद आप इसको रोज़ा खोलने के बाद पानी कॉफ़ी से, जैसे मैंने कहा था, बढ़ा के इसको 2-3 घंटे बाद खा लें तो आपको वो बेहतरीन बेनिफिट और फ़ायदा मिल जाए। एक बात का और ध्यान रखना है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि आपका जो खाने का दौरानिया है जो 4 से 8 घंटे के दौरान हो सकता है, 12 से 8 या 2 से 8 या शाम 6 बजे से 8 बजे तक। इसमें आपने जो करना है वो सारा खाना इकट्ठा नहीं खाना है, थोड़ा सा डिवाइड करके 2 या 3 दफ़ा में खा लें। क्योंकि याद रहे आपको कहा था कि ज़्यादा खाने से इंसुलिन निकलती है, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो इंसुलिन कम निकलेगी। और दूसरी ये है कि वो खाने खाएं जिनसे इंसुलिन वैसे ही कम निकले। वो कौन से खाने हैं? वो कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए खाने जो होते हैं। अब आपको उस तरफ ले चलते हैं कि आपने खाने कौन से खाने हैं ताकि मैक्सिमम फ़ायदा हो। क्योंकि आपने अगर गलत खाने खाए तो आपको इसका उल्टा नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब आपने जो फास्टिंग वाले दिन जो आपने खाना खाना है उसको 24 घंटे में जो उसकी कैलोरी होगी वो कुछ 600 के करीब होगी। और जो नॉर्मल दिनों में आपने खाना खाना है वो आप अपने वेट के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, जॉब कितना एक्टिव है, क्या करें उसके हिसाब से। औरतें तकरीबन 900 से 1200 कैलोरी तक, मर्द जो है तकरीबन समझे 1500 1800 कैलोरी तक ले सकते हैं उन दिनों में जिन दिनों में फास्टिंग नहीं कर रहे। अच्छा, ये कैलोरीज जो आपने लेनी है ये कौन से खानों से लेनी है, ये बहुत अहम है। चूँकि फास्टिंग का मेन मकसद जो है वज़न कम करने के लिए, इंसुलिन को कम करना है, तो हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा अपने खानों में से। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, ये रोज़े या फास्टिंग शुरू करने से पहले आप अपने आप को आदत डालने के लिए और बॉडी को फैट को इस्तेमाल करने की आदत डालने के लिए आप नॉर्मल दिनों में अपने खाने में से कार्बोहाइड्रेट को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें ताकि बॉडी को आदत हो जाए। तब आप फास्टिंग शुरू करें तो बॉडी आपको ज़्यादा परेशान ना करे, भूख और क्रेविंग का मसला ना हो। अच्छा, अब ये आपको जो कैलोरी जिन खानों से आई है उसको जो डिवाइड करना है तो इस तरह करना है कि 70% कैलोरी आए फैट से, 20% आए प्रोटीन से और 10% सिर्फ आए कार्बोहाइड्रेट से। फैट से इंसुलिन
तकरीबन ना होने के बराबर निकलती, यानी इग्नोर करें कि इससे इंसुलिन निकलती। प्रोटीन से थोड़ी इंसुलिन निकलती है, फिर प्रोटीन ग्लूकोज भी बना सकती है बॉडी के अंदर दोबारा से, तो उससे फिर दोबारा इंसुलिन निकलती है। तो प्रोटीन को भी ज़्यादा नहीं खाना, 20% रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट को 10 रखा है। अच्छा, आपने प्रोटीन में जो खाने हैं वो ये है कि देसी मुर्गी हो, मछली हो, बहुत अच्छी मछलियाँ मुश्किल से मिलती है, महंगी होती है। सालमन बहुत अच्छी मगरबी ममालिक में बहुत पसंद की जाती है और रेकमेंड की जाती है। झींगे आप ले सकते हैं, और गाय का रूखा गोश्त जो स्टेक वाला, जो अंडरकट वाला होता है, वो आप ले सकते हैं, और अंडे ले सकते हैं। अच्छा, जो आपने फैट के लिए जो चीज़ें लेनी हैं, खाना आप पकाएं देसी घी, जी मैं बिल्कुल देसी घी कह रहा हूँ, देसी घी, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल ज़्यादातर सलाद वगैरह में इस्तेमाल करें। और आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, और MCT ऑयल मिलता है यहाँ पे, हर जगह नहीं मिलेगा लेकिन कई जगह मिल जाता है, वो MCT ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फैट से कैलोरीज लेने के लिए आप नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 नट्स बहुत अच्छे हैं, इन्हीं पर रहें, अखरोट, बादाम, लेकिन बादाम को पानी में भिगो के छिलका उतार के खाएं, और पिस्ते खा सकते हैं आप। फ्लैक्स सीड बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप पीस के रख सकते हैं, और ये हर चीज़ के ऊपर डाल सकते हैं, आप जो भी चीज़ खाएं पकाएं उस पर डाल सकते हैं। लेकिन ये फ्लैक्स सीड को याद रहे, पीसने के बाद इसको पे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी इसके जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब आगे हम कार्बोहाइड्रेट, एक तो वैसे ही कम किए हुए हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ ले, एक जनरल सा 2 किस्म के समझ लें इनको, एक गुड कार्ब्स है, एक बैड कार्ब्स है। गुड कार्ब्स वो हैं जिनसे इंसुलिन कम निकलेगी, बैड कार्ब्स वो हैं जिनसे इंसुलिन ज़्यादा, जिनमें ग्लूकोज शुगर बहुत ज़्यादा होती है। गुड कार्ब्स के अंदर पहले बैड कार्ब्स को कर लेते हैं। बैड कार्ब्स में ये सारा गंदम, चावल, चीनी, इनसे बिल्कुल परहेज़ करें, किसी किस्म की शक्ल में ये चीज़ें ना लें, और प्रोसेस्ड फूड से भी बचें, वो भी बिल्कुल ना लें। जो गुड कार्ब्स हैं उनमें सब्जियां हैं, जो बेहतरीन सब्जियां हैं, चंद एक मैं उनके नाम बता देता हूँ। चारों गोभी हैं, बंद गोभी, लाल गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली। अरवी बहुत अच्छी है, भिंडी बहुत अच्छी है, मशरूम बहुत अच्छे हैं, साग सारे अच्छे हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां सही हैं, शलजम सही है। बाकी लहसुन, प्याज वगैरह ये तो मिर्च मसाले जो हैं ये तो खैर इस्तेमाल ही होते हैं। अच्छा, प्रोटीन के बारे में कुछ लोग ये सोच रहे होंगे प्रोटीन इतनी कम कर दी तो बॉडी को रोज़ चाहिए होती है। आपको याद रहे पिछली वीडियो में बताया था कि बॉडी में फास्टिंग के दौरान एक चीज़ होती है, इसको ऑटोफेजी कहते हैं, बॉडी खुद खा लेती है। जो बॉडी के नकारा सेल, ख़राब सेल, लंगड़े लूले सेल, जो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, जो बेकार टिश्यू है, उसको बॉडी खा के रिसाइकिल करके नया टिश्यू, नए प्रोटीन, नए अमीनो एसिड्स बना के देती है बॉडी को कि भाई अब इससे नए सेल बनाओ, नया टिश्यू बनाओ। तो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा लेने की। फास्टिंग वाले दिन आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार सही रहे। फैट बेहतर है, फैट से वो नहीं निकलती, इंसुलिन नहीं आती। अब हम आते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स के बारे में बहुत लोग समझते हैं कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। फ्रूट बहुत ज़्यादा फैट बनाते हैं, ख़ासकर जो मीठे फ्रूट है, आम, केला, चीकू, शरीफा, अंगूर, खरबूजे, तरबूज, ये सब फ्रूट जो आप खा सकते हैं उनमें जैसे स्ट्रॉबेरी है, आलूचा, आड़ू, नाशपाती, खुबानी, सेब, अनार, आप ये खा सकते हैं, लेकिन ये भी फ्रूट ज़्यादा नहीं खाएं, इसलिए कि फ्रूट से फैट बनती है। इसको ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखें। फ्रूट के बारे में एक और बात बताता चलूँ कि फ्रूट अगर लें, आपको ना पता हो तो
नेट से गूगल से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कर लें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो लो हो तो वो फ्रूट सही है, जो हाई हो तो वो फ्रूट सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप सप्लीमेंट्स और विटामिन्स ज़रूर ले सकते हैं आपको कोई ज़रूरत हो तो, और एक्सरसाइज भी करें थोड़ी, और एक्सरसाइज उस वक्त करें जब आपका फास्ट ख़त्म होने के नज़दीक आ रहा हो। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने अगर 2 बजे लंच करना है तो 12 और 1 के दरमियान एक्सरसाइज करें, और इस्लामी रोज़े में असर और मगरिब के दरमियान। उसकी वजह यह है उस वक्त आपकी बॉडी पूरे तौर पे फ़ैट को इस्तेमाल कर रही होती है एनर्जी के लिए, और आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी की फ़ैट इस्तेमाल होगी। चूँकि आपका गोल फ़ैट हटाना है, वज़न कम करना है, तो उसमें आपको इस लिहाज से आसानी रहेगी। अच्छा, एक ज़रूरी बात, जिन लोगों को, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई बीमारी हो, कोई दवा ले रहे हैं, कोई मसला है, तो वो मेडिकल ओपिनियन ज़रूर ले लें ये शुरू करने से पहले। ख़ास तौर पे अगर वो लंबे दौरानिए वाला 16, 18, 20 घंटे वाला फ़ास्ट करना चाह रहे हैं, बल्कि फ़ास्ट 1 दिन का भी होता है और 36 घंटे 3 दिन का भी। ये बातें अगले वीडियो में करूँगा। अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो रोज़े और इंटरमिटेंट फास्टिंग से एंटी एजिंग के क्या फ़वायद हैं और किस तरह एंटी एजिंग इससे हासिल की जाती है, उसके बारे में वीडियो होगी। अच्छा नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान ज़बान में इसको समझाने की कोशिश की, ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आपके कोई अहम सवालात हो, आप किसी चीज़ को समझना चाह रहे हों, तो कमेंट सेक्शन में ये आप सवाल डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अनकरीब अगर हो सका तो जवाब दे दूँ, नहीं तो कुछ अरसे बाद एक वीडियो होगी जिसमें सिर्फ Q&A यानी लोगों के अहम सवालात और जवाबात, उसी के ऊपर मुश्तमिल एक वीडियो अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।